बनर्जी के लंदन में दिए भाषण को लेकर अब विवाद गहरा गया है। ममता बनर्जी लंदन के दौरे पर वहां के लॉ कॉलेज में लोगों को संबोधित कर रही थी और इस दौरान छात्रों ने उनसे भारत को लेकर सवाल किया। पूछा कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, इस पर आपका क्या कहना है? तो ममता बनर्जी ने जवाब दिया, मैं इससे असहमत हूं। Overtaken the UK. We are now the sixth largest economy. India is the fifth largest economy. Soon it will be the third largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the number one economy in the world. And who? India as a country. So I will defer that. बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। संजय जायसवाल ने कहा कि ममता बनर्जी की पूरी राजनीति इस बात पर टिकी है कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां बसाया जाए, उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाए। इतना ही नहीं, जायसवाल ने कहा है कि ममता बनर्जी का दिल भारत विरोधी है। तो ममता बनर्जी जैसे लोगों की राजनीति, जिनकी पूरी राजनीति इस तरह इसी पर है कि कैसे बांग्लादेशियों को बंगाल और देश में घुसा जाए, कैसे उनको आधार कार्ड दिया जाए, कैसे जमीन नहीं दे करके भारत बांग्लादेश में बाढ़ नहीं बनने दिया जाए, इस तरह के कार्यों में जो उनकी रुचि है वह वहां पर दिल उन्होंने बता दिया कि उनका दिल भारत विरोधी है। इधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार पलटवार किया है। उनकी तरफ से भी ममता बनर्जी को लेकर बयान दिए गए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी जिस राह पर चल चुकी है, राष्ट्र उनके साथ खड़ा कैसे रहे, राष्ट्र के अंदर ही राष्ट्रद्रोहियों को संरक्षित करें, सनातन के संतानों को लज्जित करें, अपमानित करें, तो उसका खामियाजा तो उनको कहीं न कहीं भोगना पड़ेगा। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी के बयान पर कहा है, उन्होंने हमला बोला है और गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर सच्चाई को छिपाने और देश का अपमान करने का आरोप लगाया। दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी और टुकड़े टुकड़े गैंग जब विदेश जाते हैं तो वे भारत को अपमानित करते हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। देखिए, सच्चाई को छुपाना और भारत का अपमान करना, दोनों काम ममता बनर्जी ने की है। जो पूरी दुनिया आज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देख रही है, जान रही है, सम्मान कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में जो अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, आईएमएफ कह रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी और टुकड़े टुकड़े गैंग जब विदेश जाते हैं तो भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ईद पर मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को सौगातें मोदी किट देने पर मौलाना तारिक रजा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के प्रदेश महासचिव मौलाना तारिक रजा मिसबाई ने पीएम मोदी की पहल का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि इससे भाईचारे का पैगाम दिया गया है, नए एकता और भाईचारे का कदम है। मुस्लिम समाज के गरीब लोग जो ईद की खुशियां नहीं मना पाते, उन्हें इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हम और हमारी पूरी तंजीम ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी मोदी जी की इस पहल का बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं और देश के अनोखे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल की है, जो कदम बढ़ाया है, इससे भाईचारा और देश की एकता का एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। और जो मुस्लिम समाज अपने आप को अछूत समझता था इस देश में, आज मोदी जी की इस योजना से लगता है कि प्रधानमंत्री की तवज्जो और नज़र देश के हर वर्ग की तरफ है। बढ़ेंगे आगे और अगली खबर आपको गढ़वा से बताएं, जहां के दीपुआ मोहल्ले के एक दुकान में मुस्लिम युवक हिंदू बनकर किराए पर रह रहा था और युवक ने अपना नाम अगस्त बताया था, लेकिन असल में उसका नाम परवेज अंसारी था। दरअसल लड़के को हिंदू लड़की से प्यार था जो उसी मकान में रहती थी, जिस कारण लड़का नाम बदल कर रह रहा था। लेकिन जब लड़की की बहन ने लड़के को देखा तो उसने मामले का खुलासा किया। मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक लड़का लड़की एक ही गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अगस्त कुमार अपना कुछ नाम बदली करके रहता था। वहाँ पे जो घर के मालिक है, ओनर है, उन्होंने
थाने को लिख करके दिया है अभी थोड़ी देर पहले। तो उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में, जब ओनर जिस समय उसको ले रहे थे, भाड़ा पे अपना घर दे रहे थे, उन्होंने इस संबंध में क्यों नहीं पहले पूछताछ किया, आईडी कार्ड क्यों नहीं लिया, उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए था, टीनेट वेरिफिकेशन होता है। तो वो जो भाड़ेदार हैं उनका वेरिफिकेशन करना चाहिए था कि कौन उनके घर में आकर के रह रहा है। फिर भी हम लोग सारी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। जांच के उपरांत जो भी सामने आएगा, तथ्य सामने आएगा, उस पर हम लोग कर रहे हैं। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, जहां आरा जैसी वारदात हुई है, जहां प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दीघा मरीन ड्राइव की है, जहां प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। प्रेमी की पहचान मधुबनी के रहने वाले राहुल के रूप में हुई। उसके बैग में मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान हुई है। राहुल के घर वालों को पुलिस ने सूचना दे दी है। मौके से पुलिस ने एक कट्टा और खोखा भी बरामद कर लिया है। बैग से पुलिस ने एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वहीं प्रेमिका की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। मामला है ये दीघा थाना को सूचना मिली कि यहाँ पे 93 घाट के पास जो है एक लड़का और एक लड़की का शव जो है बरामद हुआ है। घटनास्थल पर हम लोगों ने जो है प्राइमा फेसी उसका निरीक्षण किया है। और जो लड़का है राहुल मधुबनी का रहने वाला है, उनके परिजनों से जो है संपर्क किया गया है। उनके एक परिजन जो है घटनास्थल पर मौजूद हैं। घटनास्थल से ही हम लोगों को जो है खोखा और एक कट्टा जो है मिला है। साथ ही में जो बैग वहाँ पर है, जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि लड़के का है, उसमें से लड़के का जो है आधार कार्ड वगैरह बरामद हुआ है। उसमें से जो है एक जिंदा कारतूस भी मिला है। और देखिए, हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी होने के बाद अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो गई हैं और अलग से हीट वेव मरीजों के लिए वार्ड तैयार करने के साथ ही सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में भी डेडिकेटेड बेड लगाए गए हैं और 24 घंटे शिफ्ट वाइज डॉक्टर और नर्सों की ड्यूटी लगाई गई है। राज्य में अभी से ही पारा 41 डिग्री पार होने से हीट वेव का खतरा बनने लगा है और ऐसे में पूरा स्वास्थ्य महकमा इसे गंभीरता से ले रहा है। 41 डिग्री तापमान जो है पहुंच गया है, क्या लग रहा है? चिंता तो है? हाँ, चिंता है। हमारे डॉक्टर लोग अलर्ट हैं और हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें हम बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मरीज आता है तो उसको वैसे उपचार मिलेगा। हमारे पास ORS भी है, IV ड्रिप भी है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट IV ड्रिप भी है हमारे पास। और हमारे पास जो टीम है जितना है उतना में हम लोग बेस्ट जो पॉसिबल होगा वो करेंगे। जब भी घर से बाहर निकले तो अच्छे से ढक के निकले, पूरा कपड़े ढक के निकले, सर पे स्पेशली, और हाथ पांव सब में ढक के निकले। और दूसरी चीज की पूरा डिहाइड्रेशन मेंटेन रखे। डिहाइड्रेशन अपने आप को नहीं होने दे। साथ जरूरत पड़े तो आप अपना पानी लेके चलिए और हाइड्रेशन पूरा मेंटेन रहे। और कभी भी थोड़ा सा भी परेशानी लगे तो जो भी नजदीकी हॉस्पिटल है तुरंत आकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि हमको इस तरह की परेशानी हो। बात अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। 29 मार्च को पटना में एनडीए की बैठक करेंगे और 30 मार्च को गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जनसभा की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी तेज कर दी है। अमित शाह के बिहार दौरे से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गोपालगंज में अमित शाह के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया है। 30 तारीख को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ 11 बजे न्यू पुलिस लाइन के मैदान में आ रहे हैं। देश के ऐसा व्यक्ति यहाँ पधार रहे हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद एक ऐसे गृह मंत्री के रूप में देश उनको देख रहा है जो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हैं। बिहार में 3 दशक पहले राज्य का सबसे बड़ा चारा घोटाला हुआ था और इस मामले में अब राज्य सरकार घोटाले का पैसा वसूलने की तैयारी में है। बिहार सरकार इस मामले में सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग से चर्चा करेगी और 950 करोड़ की वापसी के लिए कोर्ट भी जाएगी। यानी जो लोग 90 के दशक में पशुओं का चारा डकार गए, सरकार उन पर फिर से शिकंजा कसने की तैयारी में है और घोटाले का पैसा वसूलने के लिए कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले की जांच
सीबीआई को सौंपते वक्त उसे घोटाले के पैसे की वसूली की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, जिसे दोषियों की संपत्ति जब्त कर वसूला जाना था। लेकिन 3 दशक बाद भी घोटाले का 1 रुपया भी सरकार के खजाने में नहीं पहुंचा है। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि चारा घोटाला से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी। 950 करोड़ के घोटाले की राशि जब्त कर उसे सरकारी खजाने में डाला जाएगा। ये निर्णय न्यायालय का था और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लालू यादव हो या कोई और हो, जिन्होंने भी घोटाला किया है उनकी संपत्ति जो है वो जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। लगभग 950 करोड़ के चारा घोटाले की राशि को अब बिहार सरकार वापस अपने खजाने में लाना चाहती है। सरकारी खजाने में लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी है। सम्राट जी, क्या सरकार यह पहल करने जा रही है कि चारा घोटाले की राशि को सरकारी खजाने में जमा कराया जाए? देखिए, ये न्यायालय का फैसला है, हमारा फैसला नहीं है। न्यायालय का फैसला है कि जो घोटाला हुआ है उसकी राशि को वापस लिया जाए, इसलिए सरकार उसमें पहल करेगी। और इसमें कौन है नहीं है इससे मतलब नहीं है। जो लोग भी चारा घोटाला में हैं सबकी संपत्ति को कुर्क करके और न्यायालय के सामने समर्पित किया जाएगा। न्यायालय के द्वारा सरकार के खजाने में पैसा है, यह सरकार की चिंता है। लालू प्रसाद यादव की संपत्ति जब्त करके आप लोग सरकारी किसी की संपत्ति हो, संपत्ति 950 करोड़ घोटाला से मामला है, पशुपालन। तो बिहार सरकार अब चारा घोटाले के पैसे की वापसी की तैयारी में है। ऐसे में इस पर सियासत भी तेज हो गई है। क्या कुछ कहना है अलग अलग पार्टियों का, आपको दिखाते हैं। बिहार की लूट हुई है, बिहार के लोगों का पैसा लूटा गया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसे की रिकवरी करे। जिन लोगों ने भी बिहार को लूटा है उनसे बिहार के लोगों का पैसा तो वापस लिया जाएगा ना। सरकार इस संबंध में कार्रवाई करेगी और ये कार्रवाई होनी ही चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए, जैसी करनी वैसी भरनी। अब कोई जनता की गाढ़ी कमाई को पचा ले और उससे अपनी संपत्ति बना ले, ये कहाँ तक उचित है। हमें लगता है कि जनता की गाढ़ी कमाई की रिकवरी के लिए हर संभव प्रयास तो होने ही चाहिए। देखिए, इस पहल की सराहना होनी चाहिए और बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है वो जनता के हित में है। अन्यथा ये भ्रष्टाचारी लोग जो है जेल और बेल के खेल में उलझाए रहते हैं और जनता के लूटे हुए पैसे से खुद भी ऐश करते हैं, उनकी पीढ़ियां ऐश करती हैं। इसलिए जनता के हित में है और बिहार के हित में है। बिहार जैसे गरीब राज्य से ये लूटे हुए पैसे दूसरे देशों में ले जाकर लगाते हैं, तो इन लोगों की रिकवरी तो होनी ही चाहिए। तो वर्तमान जो राज्य सरकार है वो हर मामले में विफल है। ये ट्रबल इंजन की सरकार चलने वाली नहीं है और ये मूल मुद्दों के भटकाव के लिए ये पुराना मुद्दे को उठाकर और ये जनता के बीच में कि 950 करोड़ वापस आ जाएगा, जनता इससे खुश हो जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके राज्य में जो कुशासन की सरकार है उनका ये जवाब देने में विफल हो चुके हैं, तो ऐसे मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं और अपनी चुनावी नैया को पार कराना चाह रहे हैं। और कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सुपौल पहुंचे। उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर शुरू हुई ये यात्रा बिहार की यात्रा बन चुकी है। साथ ही सहरसा में उनकी यात्रा के बाद मंदिर को गंगा जल से धोने के सवाल पर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं गंगा किनारे का हूं और रोज गंगा में नहाता हूं। ऐसे में गंगा को गंगा जल से धोने का क्या मतलब है? को नौकरी का इंतजार है, किसानों को उनके फसल का इंतजार है, खाद और पानी का इंतजार है, महिलाओं को जो है सम्मान और सुरक्षा का इंतजार है। ये यात्रा एक नई यात्रा नहीं है, ये यात्रा बिहार के नौजवानों और छात्रों की यात्रा है और यात्रा अपने तय कार्यक्रम से रोज अनवरत चल रही है और ये यात्रा बिहार के लोगों के भावनाओं से जुड़ रही है। आपके निकलने के बाद, वहाँ यात्रा खत्म होने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया गया। मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, गंगा जल से धोया गया है। तो हम तो गंगा किनारे से आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो क्या गंगा को गंगा से धोया जाए? और अब बात कारोबार की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ है। आखिरी कारोबारी दिन मार्केट में काफी उठापटक रही। सेक्टर वाइज रुझान मिला जुला रहा। वहीं घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स
सेंसेक्स और निफ्टी 50 की बात करें तो ये ग्रीन और रेड जोन में झूलते रहे। BSE सेंसेक्स 191.51 पॉइंट्स यानी 0.25% फिसलकर 77,414, तो निफ्टी जो है 50 0.31% यानी 72.60 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 23,519 पर बंद हुआ है। मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म L2 एम्पुरान रिलीज होते ही विवादों में फंस गई है। सोशल मीडिया पर फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। यहां तक कि कुछ लोगों ने बुक किए टिकट भी कैंसिल कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं। इस एक्शन थ्रिलर के ट्रेलर की रजनीकांत और SS राजामौली ने भी तारीफ की थी। हालांकि राइट विंग के समर्थकों ने फिल्म की आलोचना की है और इसे प्रोपोगेंडा मूवी बताया है। दरअसल फिल्म में कुछ विजुअल्स दिखाए गए हैं जिन्हें 2002 के गुजरात दंगों और नरसंहार के रेफरेंस से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि मेकर्स का कहना है कि फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है। तो युवा भारत की ताकत को करीब से अब आप जानिए न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 में, जहां एक साथ मिलेंगे नए आइडियाज, बड़े सपने और आगे बढ़ने की सोच। ये मौका है दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट से सीखने का, जहां दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक जेफरी डी सेक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट और CEO बोग्रे ब्रेंडे बदलती दुनिया में भारत की भूमिका पर अपनी राय रखेंगे। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में अपनी सीट अभी से आप बुक करें।